नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या सरकार हारती है तो छापे मारती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ आज विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की मीटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ आज ही यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। कोलकाता में टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ चल रही है, तो जयपुर से लेकर गोरखपुर तक भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हो रही है। तो जांच एजेंसियों के रडार पर सरकारी अफसर से लेकर राजनेता तक हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा सिर्फ अपने नेताओं पर हो रही कार्रवाई को ही बनाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में लिखा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। जाहिर है अखिलेश के निशाने पर केंद्र सरकार है, लेकिन सरकार तो ऐसे आरोपों पर दो टूक कहती है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, यानी कानून अपना काम करेगा। इसे हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए तफसील से समझाते हैं। ऐसे छापों को सरकार जांच एजेंसियों का एक्शन बताती है, तो विपक्ष इसके जरिए विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है। तो ये आपके सामने देखिए ग्राफिक्स आते हुए, सरकार जांच एजेंसियों के छापों को ईमानदार प्रशासन की मिसाल बताती है, तो विपक्षी पार्टियों की नजर में यह बदले की कार्रवाई है। सरकार कहती है कि वो करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो विपक्ष इसे सेलेक्टिव अप्रोच बताती है। सरकार कहती है कि छापे तो जांच एजेंसियों का काम है, जबकि विपक्षी दल ऐसे छापों को राजनीतिक मकसद से की गई कार्रवाई बताते हैं। सरकार की नजर में छापे और तलाशी जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का उदाहरण है, तो विपक्षी पार्टियां जांच एजेंसियों पर सरकारी तोते की तरह काम करने का आरोप लगाती हैं। तो जांच एजेंसियों की कार्रवाई सिर्फ एक जगह नहीं, हाल के दिनों में कई राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की, तो वही ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुला लिया। तो हमने आपके लिए ये बिग वॉल पर एक चार्ट बनाया है, आपको समझाने के लिए कि कहां कहां कैसे कैसे कार्रवाई हाल के दिनों में हुई है। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। उत्तर प्रदेश, आजम खान के ठिकानों पर सीबीआई की इनकम टैक्स की छापेमारी, ठीक है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, आप आइए पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई। उधर नुसरत जहां को भी फ्लैट बिक्री घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये नेताओं पर होने वाले ईडी के एक्शन थे, लेकिन ईडी कार्रवाई सरकारी अधिकारियों तक भी पहुंची। कैसे? राजस्थान आइए। राजस्थान में एक सरकारी अधिकारी के घर से पहले कैश मिला और अब 8 किलो सोना। अब अधिकारी दो हो गए हैं, एक और अधिकारी जिनके यहां से 1.5 किलो सोना मिला है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तो राजस्थान में सरकारी अधिकारी भी निशाने पर हैं केंद्रीय एजेंसियों के। और अब आपको बताते हैं कि कैसे तमिलनाडु में एक और मंत्री सेंथिल बालाजी, उनके ऊपर भी यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो ये एक चार्ट है, एक इनकम टैक्स का है, दूसरी तरफ ईडी का है सब यहां पर केंद्रीय एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिस पर सब पर यह आरोप है विपक्ष का। अब आजम खान के मामले को आपको बता देते हैं। आजम खान पर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में अनियमितता का आरोप है उनके ऊपर, और उसके बाद 30 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापे मारी। आजम खान के बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा क्यों? शिक्षक भर्ती घोटाले, कैश फॉर जॉब स्कैम में वो आरोपी है और उनसे ईडी पूछताछ कर रही है इस मामले में। नुसरत जहां पर शिकंजा क्यों? फ्लैट बिक्री घोटाले में उनसे पूछताछ की गई है। अब आप सरकारी अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं। देखिए पहले नुसरत जहां सास सेस इंफ्रा जो लिमिटेड है, उसमें कंपनी से कनेक्शन का आरोप है और पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने का आरोप है। लेकिन राजस्थान अगर आप चलें, जिन सरकारी अधिकारियों की हम बात कर रहे थे, तो उन सरकारी अधिकारियों के मामले में क्या निकल कर आया है? वो सरकारी अधिकारी जो जल जीवन मिशन में बड़े अधिकारी हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप है कि उनके यहां जब ईडी ने कार्रवाई की तो उनके यहां भी घोटाले का उनके ऊपर आरोप लगा। और वहां ओपी विश्वकर्मा जो एक सरकारी अधिकारी हैं, उनके लॉकर से 8 किलो सोना मिला है ईडी की छापेमारी में। 8 किलो सोना, 2 करोड़ 32 लाख कैश इनके यहां से बरामद हुआ है। और इतना ही नहीं, एक और अधिकारी हैं यहां पर अमिताभ कौशिक, जिनके यहां भी सोना मिला 1.5 किलो। आप तमिलनाडु आइए, सेंथिल बालाजी, इन पर शिकंजा क्यों? रेत खनन घोटाले का इनके ऊपर आरोप है और 25 जगहों पर छापेमारी की है ईडी ने इनके ऊपर। और ये तो मामला बहुत सुर्खियों में छाया हुआ था, आपको मालूम होगा। तो ये आप उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक आप जाइए, वहां पर किस तरह से इस समय
अब इसको पूरा मामला आजम खान का ताजा मामला है, तो किस तरह से विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लिया है, खासकर समाजवादी पार्टी ने, ये हम सब देख रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है। देखिए, हमारे साथ सीबीआई के पूर्व सीनियर अधिकारी एमएल शर्मा साहब हैं, जो कि सीबीआई में सर्व कर चुके हैं। हमारे साथ एमएल शर्मा साहब हैं, फॉर्मर डायरेक्टर। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम, आपका भी बहुत स्वागत है। घनश्याम, क्या आप लोग कहना चाहते हैं, अगर सीबीआई या ईडी या यहां पर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ जाता है कि सरकार पड़ने लगी कमजोर, तो उन एजेंसियों का दबाव, इनकी कार्रवाई बढ़ने लगी। आप ही की पार्टी के सहयोग से यहां पर कपिल सिब्बल गए, वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन तो और लेट हो सकता था। क्यों? अगर सीबीआई ईडी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग, ये आप पे आरोप है विक्टिम कार्ड खेलने का? जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये नारा अब देश में आम हो गया है। किसी भी समय जिस तरीके से सरकार कार्रवाई करती है, ये नारा सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है? अभी कल की खबर आपको सुनाई दी होगी कि जेडीएस बीजेपी के साथ गठबंधन, एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए, जिसे किसी प्रवक्ता ने एक मंच पे कहा नेशनल डीलर्स ऑफ अडानी, वो उसका हिस्सा बनने जा रहा है। उस जेडीएस में उसके संस्थापक एचडी देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री जी ने 2019 में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है और इसीलिए वो ईडी और सीबीआई से हमारे नेताओं के ऊपर रेड करा रही है। ये वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर ये सारी एजेंसीज रही हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन रहे हैं। या अजीत पवार जी का मामला है। देखिए, स्पष्ट है, इस देश में वन नेशन वन बिजनेसमैन का बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसकी बहुत बड़ी फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी तो दुनिया की नहीं बन सकी, लेकिन देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, जिसके अपने हलफनामों के अनुसार पिछले 4 साल में उसके पास 10,000 करोड़ के आसपास की संपत्ति अर्जित हुई है। इस 10,000 करोड़ में से 10 लाख भी किसने दिए हैं, आप बता दीजिए, या आपका कोई दर्शक बता दे, या जो सीबीआई के आपके हमारे को पैनलिस्ट हैं वो बता दें। तो ये तो स्पष्ट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी इतने डरे हुए हैं कि किसी तरीके से उनका एक ही लक्ष्य है कि जो इंडिया गठबंधन से देश के अंदर एक स्वाभिमान जाग रहा है, एक अरमान जाग रहा है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम महंगाई से लड़ेंगे, हम देश में सौहार्द की बात करेंगे, हम उस तरह का देश बनाएंगे जहां पर सीबीआई, ईडी जैसे संस्थानों का मिसयूज ना हो सके। हम ऐसा लोकतंत्र बनाएंगे जहां पर अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसका एजेंडा कम से कम 140 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए। तो सरासर मजाक है, देश के साथ एक क्रूर मजाक की संसद का विशेष सत्र है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनकी बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना में सबसे कम दिन संसद जाने का रिकॉर्ड है, सबसे कम बहसों में पार्टिसिपेट करने का रिकॉर्ड है, सबसे कम सवालों का जवाब देने का रिकॉर्ड है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते हैं। तो तमाम हालात को अगर आप देखिए तो एक डरी हुई सरकार, एक डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को गुमराह करने के लिए इस तरह के नए शगुफे इजाद कर रहा है, लेकिन देश इन शगुफों को जानता है। तौसीफ रहमान टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ रहमान, मैं आपके पास आऊं उससे पहले 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, और पीसीआर अगर वो 2 तस्वीरें तैयार हैं तो प्लीज मुझे दीजिए, ताकि तौसीफ रहमान को मैं समझा सकूं, आसानी से वो समझ सके कि मैं उनके साथ कहना क्या चाहता हूं। दिखाइए मुझे वो 2 तस्वीरें। वो 2 तस्वीरें हैं तौसीफ रहमान, जो आपको देखनी चाहिए। एक तरफ वो जहां पर एक राजनेता के यहां कार्रवाई होती है, तस्वीर देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तस्वीर दिखाइए पीसीआर। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ मेरे दाहिने तरफ आप देखिए, आजम खान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो अखिलेश यादव, कपिल सिब्बल, तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहने लग गई कि भाई विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है। आपके नेता अभिषेक बनर्जी को बुला लिया ईडी ने, तो आप कह रहे हैं अरे भैया ये तो इंडिया की बैठक को डिरेल करने के लिए हो रहा है। और ये जो हो रहा है बगल में, ये 8-8 किलो सोना मिल रहा है अधिकारियों के यहां से, करोड़ों रुपया मिल रहा है उनके लॉकर से। आपके किसी एक नेता ने चूं तक नहीं किया, एक बार नहीं बोला कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो तौसीफ रहमान, नेता पर कार्रवाई हो जाए, अरे तो देखिए सीबीआई, ईडी, इन सब का दुरुपयोग हो रहा है। अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पर कार्रवाई हो जाए तो आप लोगों का मुंह सील हो जाता है, एक शब्द नहीं बोलते आप लोग, अरे ये गलत हो रहा है, अरे ये सही हो रहा है। नहीं, गौरव भाई आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूं, क्योंकि संविधान के ऊपर ना आप है, ना मैं हूं, ना आजम खान है, और ना ही कोई भी आरोपी होगा जो कोर्ट से आरोप उसकी साबित हो जाएगी। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट शायद आपने नबन्ना सेक्रेटरीट से नहीं सुना था कि अगर कोई आरोपी है और उसके साथ कोई भी गुनाह अगर जुड़ा हुआ है और वो साबित हो जाता है रंगे हाथों, तो आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं और हम उसके खिलाफ हैं। बात यहां इंडिया की नहीं है। देखिए गौरव भाई,
ईडी हो, सीबीआई हो, जितनी भी एजेंसीज हो, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, पर हमें प्रॉब्लम इस बात से है जब आप एक आंख से दुनिया को देखते हैं। अगर आप दोनों आंख से एक चीज को देखें गौरव भाई, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर अभी फिलहाल TV9 भारतवर्ष से गौरव जी से बात करते करते अगर मेरे घर में छापा पड़ता है और मेरे घर से अगर पैसे निकलता, मैं गुनाहगार बनूंगा, मेरे पास कोई एक्सप्लेन करने की जगह नहीं होगी। मगर आपके पास कोई पुष्टि नहीं हो, कोई सबूत ना हो, कोई पेपर वर्क ना हो, फिर भी अगर आप किसी को ग्रिल करना चाहते हैं डर से, तो ये आपत्तिजनक है। आप शेर को पिंजड़ा में बंद तो कर देंगे जनाब, मगर जब शेर जब आवाज लगाएगा ना, फिर भी लोग पिंजड़े से भी डरते हैं कि उसके पास नहीं जाएंगे। अभिषेक बनर्जी की बात आप कर रहे हैं, जब वो छात्रा परिषद का स्पीच दे रहे थे, नेक्स्ट डे उनको कॉल आ गया। उसके बाद वो नवोजवार में थे, उनका भाषण चल रहा था, उसके बाद आ गया। अब वो 13 तारीख, आज बहुत अहम बैठक थी, आज ही आ गया। देखिए ये स्कूल पॉलिटिक्स है, इसको कहते हैं। स्कूल में पॉलिटिक्स होता है ना कि आज एग्जाम था, आज इसको बैन कर देंगे, आज इसको एग्जाम में नहीं जाने देंगे, तो ये हो रहा है। वरना सीबीआई, ईडीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम उनसे बड़े नहीं है। हम तो अंडर में रहते हैं सर। हमें प्रियम्बल को मानना है, हमें अपनी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, सब मानना है, मगर सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। गौरव भाई, मैं जल्दी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इसी शहर में कुछ दूर में मेदिनीपुर में शुभेंदु अधिकारी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनका साफ साफ वीडियो दिखाता है 5 लाख लेते हुए, कुछ नहीं हुआ सर। उसके बाद दिलीप घोष जो एक्स प्रेसिडेंट थे भाजपा के बंगाल यूनिट के, सर उनका दस्तावेज निकलता है प्रसन्ना रॉय किंग पिंग के तरफ से, सीबीआई और ईडी ने पकड़ा है सर। आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं सर। मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता हूं, आप अपना काम करिए। आप ईडी हैं, आप सीबीआई हैं, आप रॉ हैं, आप दुनिया के सब कुछ बहस हैं। नहीं करना मगर चाहता सर, हूं, लेकिन मैं एक मानने को तैयार नहीं हूं। बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आप एक आंख से देखिएगा, ये सौतेला व्यवहार हमें पसंद नहीं है सर। ठीक है, बहस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मानने को तैयार नहीं हूं कि सीबीआई बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई एमएल शर्मा पैनल में है। सर मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने भी बहुत सुना है कि केंद्रीय एजेंसियों पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, मैं आपसे सीधा ये सवाल लेता हूं, कैसे काम करती हैं केंद्रीय एजेंसियां, और क्या वाकई आप लोग जब सिस्टम में रहते हैं तो कोई दबाव होता है आप लोगों के ऊपर सरकारों का? गौरव जी, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं, एक एक करके मैं आपको उत्तर दूंगा। सर्च एंड सीज्योर, इसका कानूनी प्राविधान है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी, ईडी के लिए भी, सीबीआई के लिए भी और पुलिस के लिए भी। लेकिन आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें स्थानीय पुलिस या जिला पुलिस तो ख़त्म सी हो चुकी है, क्योंकि जिस गवर्नमेंट की सत्ता होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। अब बच गई सेंट्रल एजेंसीज, 3 एजेंसीज जिनका मैंने नाम लिया है। जैसा मैंने पहले कहा, सर्च एंड सीजर उनका अधिकार है। सर्च वारंट से भी हो सकती है, सर्च बिना वारंट के भी हो सकती है, और सर्च मजाक के लिए, शौक़ के लिए नहीं की जाती है। सर्च का मकसद होता है कि तफ्तीश के दौरान जो अभियुक्त है या जो सस्पेक्ट है, उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। कभी कभी सर्च में अच्छा साक्ष्य निकल आता है, कभी कभी नहीं भी निकलता है। तो इसका कानूनी आधार है और इसलिए उसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा प्रश्न है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्च और सीजर का एक्शन सिर्फ विरोधी दलों के अगेंस्ट होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और जो रूलिंग पार्टी है उसके विरुद्ध नहीं होता है। तो इसमें मैं इसको उस एंगल से नहीं देखता हूँ। जो राजनेता हैं या दूसरे लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसको उस एंगल से देखते हैं। मैं इसको एक नागरिक के एंगल से देखता हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध सर्च और सीजर का एक्शन हुआ और वो बिल्कुल ईमानदार है या बिल्कुल निर्दोष है, या उसने कोई किसी मामले में अपराध नहीं किया? क्योंकि जिन बातों की, जिन विभागों में हम बात कर रहे हैं, ईडी हो या सीबीआई हो या आईटी हो, ये फाइनेंशियल क्राइम्स को या इकोनॉमिक क्राइम्स को देखते हैं। तो सवाल ये है, मुझे, मेरा एज ए नागरिक, मेरा दिल तब जलेगा जब किसी
टोटली इनोसेंट आदमी के खिलाफ ये एक्शन हो, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं और जो सर्च एंड सीजर का रिजल्ट है आपके सामने है, किसी के पास में कई किलो सोना निकलता है, किसी के पास में कई करोड़ रुपए निकलते हैं, बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ निकलते हैं, के घर से निकलते हैं, नेताओं के घर से निकलते हैं। तो मेरी मान्यता ये है कि इनोसेंट आदमी के विरुद्ध सर्च और सीजर का एक्शन लगभग तो मतलब नगण्य के बराबर एक क्लैरिटी दे दीजिए सर, भूल क्योंकि चूक से हो आपकी गया, बात, उसके सारी बाद बातों से बहुत कुछ क्लियर होता है। एक लाइन में क्लैरिटी दे दीजिए सर, स्वतंत्र होती हैं एजेंसियां या इन पर दबाव होता है? ये प्रश्न मैं हाँ या ना में पूर्णतः उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने आप को ईमानदार व्यक्ति ठीक है सर, जवाब मिल गया। तो इसको मैं बस यहीं पे छोड़ देना चाहता हूँ। काफ़ी स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है ये पॉलिटिकल सिस्टम है। ओके सर, इसमें कोई मिलिट्री की सरकार नहीं है, कोई पुलिस की सरकार नहीं है, कोई आईएएस की सरकार नहीं है, ये राजनेताओं की सरकार है, पॉलिटिकल पार्टियां सरकार बनाती हैं। तो उसमें सच बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उल्टे सीधे कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एंगल तो आ जाता है, और ये आज नहीं बोल दिया, हर सरकारों में रहा है। बहुत कुछ बोल दिया आपने, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारी रिक्वेस्ट पर आप हमारे पैनल में आने को तैयार। ये हमेशा जी बोल दीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात अधूरी ना रह जाए। ये हमेशा ये हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहा है, ठीक है, ये भी कहना चाहता हूं। ये हमेशा होता रहा है। थैंक यू सर आपका हमारे इस पैनल में आने के लिए। जांच एजेंसियों पर सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यूपीए के दौरान 2005 से 2014 तक और एनडीए के दौरान 2015 से 2022 तक ईडी ने क्या कार्रवाई तो की, तो पीएमएलए के तहत ईडी ने क्या कुछ किया। आप पहले देखिए ईडी की कार्रवाई, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत छापेमारी। अगर हम बात करें यूपीए और एनडीए के दौरान कितनी हुई है, तो ये देखिए 2005 से 2014 तक ये छापे यूपीए के दौरान 112 हुए हैं, लेकिन यही अगर 2015 से 2022 तक हम एनडीए का शासनकाल देखें तो ये 3010 हो जाते हैं। बहुत अंतर है, 112 और 3010। आगे बढ़ते हैं, अभी इतना ही नहीं है। अब आप देखिए यूपीए के दौरान यहां पर अगर आप देखें पीएमएलए के तहत कितने मुकदमे दर्ज हुए और एनडीए में कितने मुकदमे दर्ज हुए। अभी तक कार्रवाई थी छापे की, अब ये मुकदमे देखिए तो यही 2005 से 2014 यूपीए के शासनकाल में ये मुकदमे 104 हैं, लेकिन वही एनडीए के शासनकाल में ये मुकदमे 888 हैं, यानी यहां भी ज्यादा संख्या है। तो ये कंपैरिजन क्या कुछ हमें बताता है। आप फेमा के तहत कार्रवाई दिखा देते हैं आपको, ये भी कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल क्राइम से जुड़ता है। अब आपको फेमा के तहत क्राइम दिखाते हैं, कार्रवाई दिखाते हैं फेमा के तहत क्या कुछ हुई है। यूपीए के दौरान इस कानून के तहत 571 छापे पड़े हैं, जबकि एनडीए के दौरान 996 छापे पड़े हैं। वही यूपीए के दौरान फेमा के तहत 8586 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि एनडीए के दौरान फेमा के तहत 22330 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब सवाल यही है शिवम त्यागी, ये जो आंकड़े हैं यही तो कह रहा है विपक्ष, यही तो कह रहा है कि हमारे खिलाफ जमकर कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों की जमकर हमारे खिलाफ दुरुपयोग हो रही है, और आंकड़े बताते हैं कि आपके शासनकाल में ज्यादा छापे भी पड़े हैं और ज्यादा कार्रवाई भी हुई है। मैं ये सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं और आंकड़ों की चीजों को लेकर आगे जाते हैं तो आंकड़े तो कुछ और भी कहते हैं, और आंकड़े कहते हैं कि जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, अगर मैं पिछले कुछ 6 साल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया है, जिसमें से 800 करोड़ जब्त हो गई है। जब्त हो गई है यानी कि वो जो नेता थे वो करप्ट थे, जिनकी प्रॉपर्टियां सिर्फ अटैच नहीं हुई, जो जब्त की गई यानी कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था। और मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे वो टीएमसी के, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश ने देखा है किस तरीके से उनके यहाँ पर जो है उनके मंत्री के यहाँ पर 50 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी हुई है, किस तरीके से कुत्तों के लिए फ्लैट थे वो बरामद हुए हैं। कौन कह सकता है कि लालू जी को 1996 में जो है भ्रष्टाचार के मामले में केसेस खाने पड़े और आज वो जेल में है। आप मुझे बताइए अभिषेक बैनर्जी पर कब के केसेस हैं, आप मुझे बताइए चिदम्बरम जी अप्रोक्सीमेटली 1 साल से ज्यादा जेल रहकर आए, CWG 2G कोल सब इन्हीं के समय में हुआ। और अगर आजम त्यागी जी केसेस तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के ऊपर भी था, पर वो साबित नहीं हुआ ना नहीं मिले सर, नहीं सर केसेस और आरोप लगने में फर्क होता है सर, साबित होने में फर्क होता है सर। अमित शाह के ऊपर सोहराबुद्दीन मर्डर केस का मामला था, मगर साबित होना है ना, साबित नहीं हो रहा है। जज लोहिया मर्डर केस का भी वो आरोपी बन सकते हैं। बाद आप उनको ले लीजिएगा।
ठीक है, क्या मैं बोल शिवम त्यागी सकता हूँ? को मुझे बोलने मौका दे दीजिए, उसके बाद आप उन्होंने मगर सर Thank you. आरोप मैं सिर्फ एक लगाना चीज- बड़ी बात मैं- नहीं है गौरव भाई। एक मिनट, मैं तौसीफ जवाब दे जी, सकता मैं जवाब दे आरोप सकता लगा हूँ सकते हैं। तौसीफ जी मैं- बोलने दीजिए, मैं- आप दोनों लोग बोल मैं चुके हैं, जवाब दे उनका सकता टर्न है, हूँ। उनको बोलने तौसीफ दीजिए। जी, तौसीफ जी, मैं पहले ही लेट से जुड़ा हूं। आई नो इट इज नॉट अ बिग थिंग एट ऑल, बट इट वाज एविडेंट इन अ ब्रॉड लाइट। एक जगह मिलना इज एन एविडेंट इटसेल्फ। लाखों का वहां पर जेवर मिलना इज एन एविडेंट इटसेल्फ। आई एम नॉट डिसाइडिंग, आई एम नॉट कोर्ट। Evident फर्क होता है, सर। आपको भी फंसा सकते हैं हम लोग। देश के कैमरा में देखा, प्लीज बीच में नहीं बोलिए ना। आपके समय वो में मैं नहीं चीज- बोल रहा था, तो इतनी तो नहीं शायद नहीं, वो रखिए। चीज तो आप माना अगर 50 ऐसे करोड़ में एविडेंट कुछ- बोलकर जाइएगा माना तो एविडेंट ऐसे साबित तौसीफ नहीं जी होगा। बोलिए ना, तौसीफ जी, मत बोलिए। अभी तक आपके बीच में भी कोई नहीं बोला था, उनके बीच में क्यों बोल रहे हैं? निकल जाने दीजिए उनकी सारी बात, फिर आते हैं, अभी डिबेट करिएगा। शिवम त्यागी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। थैंक यू। 15-20 मिनट अनइंटरप्टेड आप बोलते रहे, मैं यहाँ पर नहीं था, मैंने तो नहीं बोला आपको बीच में। माना आपका उस 50 करोड़ में कुछ हिस्सेदारी होगी और दर्द आपको होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझको हैकल करेंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकल है। आज अगर इस देश में ईडी ने 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है, यानी कि घोटाले इन लोगों में हैं। आज अगर गायत्री प्रजापति जैसा व्यक्ति जो बीपीएल कार्ड होल्डर था चुनाव राजनीति में आने से पहले, अगर वो लिस्टेड जब जेल गया तो 2000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी खुद की थी, यानी कि घोटाले हैं। आय से अधिक संपत्ति के जो केसेस हुए मुलायम सिंह यादव जी पे, वो 2003-2004 के हैं, आज के नहीं है। अभिषेक बैनर्जी अगर है नारदा शारदा में, तो वो आज के नहीं है। अगर 5000 करोड़ के घोटाले में खुद सोनिया जी और राहुल जी है, तो वो आज के नहीं है। मैं मानता हूं कि लेट द कोर्ट डिसाइड, बट ये एक रियलिटी है कि जिस तरीके से ईडी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से चीजें बढ़ी हैं, शिवम त्यागी, एक मिनट, शिवम त्यागी सुनिए। शिवम त्यागी, आपने अपनी बात रख ली। अब ये आरोप केवल क्या विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हैं? ये आरोप क्या केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हैं? क्या ये आरोप आपके सहयोगियों पर नहीं है? क्या ये आरोप बीजेपी के नेताओं पर नहीं है? क्या ये आरोप आपके पार्टी के लोगों पर नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब नहीं, हाँ या ना में जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे आप जवाब चाहते हैं वैसे नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कोर्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाती है, जजेस चलाते हैं। मेरिट पर फैसला वो देते हैं। अगर किसी के पास कोई भ्रष्टाचार का कोई भी फाइल है तो लेकर आइए ना। गौरव भाई, यही बात है ना। कर्नाटक में प्लीज बीच में मत बोलिए, एक मिनट बोलने दीजिए। भारतीय जनता, अगर आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के बेटे के पास से 5 करोड़ रुपए निकले तो वो गए। मुझे लगता है वो मामला कोर्ट में है, और अगर उसमें किसी के पास कोई भी एविडेंटरी चीजें हैं, लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या कोई भी दल हो, इस देश में भ्रष्टाचार पर पकड़, कार्रवाई और उसके बाद आरोप तय करना कोर्ट का काम है। घनश्याम तिवारी, फिर आप लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि सरकार कमजोर तो छापों पर जोर? बीजेपी तो खुद कह रही है भैया ये तो कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के आदेश पर हो रही है, हमारे नेताओं पर भी तो कार्रवाई हो रही है। और अब 3 बातें कहूंगा। जिस नेतृत्व के अंडर में सीबीआई ईडी है, उसी नेतृत्व के अंडर में दिल्ली पुलिस भी है। और जब ब्रजभूषण, उन्होंने गायत्री प्रजापति के बारे में कहा, ब्रजभूषण जिसके ऊपर आरोप है, 1 नहीं 2 नहीं 1000 बच्चियों से शोषण करने का आरोप देश की उन महिला खिलाड़ियों ने लगाया है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उसको बचाने के लिए दिल्ली पुलिस कहती है कि हम बेल के बारे में कोर्ट से कुछ नहीं कहेंगे। उसको वो स्वयं कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसको बचाने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निरस्त कर दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच से। ये इनका दुर्योधन दुशासन वाला न्याय है कि ये कहेंगे कि बेटी बचाओ और उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करेंगे। वो चीरहरण लोकतंत्र का हो सकता है, वो मर्यादाओं का हो सकता है। मैंने पूछा कि ये 10,122 करोड़ रुपए, ये साधारण रकम नहीं है। 10,122 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की घोषित आय है डोनेशन से, जो कि 2016-17 से लेकर 2021-22 तक है। 2022 में इनकी संपत्ति थी 6,500 करोड़ रुपए। ये इसमें से 1 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए भी किसने दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। अंतिम बात, ये नीरव मोदी जो भागा, मेहुल चोकसी जो भागा, विजय माल्या जो भागा, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं बताया कि इन लोगों ने, विजय संदेशिया, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गत वर्षों में कितना चंदा दिया। और इसी तरीके से जब संसद में पूछा गया कि 1 नेशन 1 बिजनेसमैन, जिसको प्रधानमंत्री जी जो 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी को, उसके समूह ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया और उसका व्यापार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के चलते कितना बढ़ा, आज तक नहीं बताया। ठीक है, इस पर जवाब लूंगा मैं शिवम त्यागी से। रुकिए घनश्याम तिवारी, रुकिए।
मैं इस पर जवाब लूंगा और इस पर अभी आप शिवम त्यागी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अब मैं ये कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि अभी बात हो रही है कि इनकी सरकार में उनकी सरकार में क्या कुछ हुआ, कितने नेताओं पर एक्शन हुआ। तो आइए दिखा देते हैं, आइए जरा पीसीआर दीजिए मुझे, किस सरकार में ईडी का कितना एक्शन हुआ है ये दिखा देते हैं। एनडीए सरकार, और ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी दलों के जो आरोप है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस क्या कहते हैं, एनडीए में 2014 से अभी तक 115 विपक्षी नेता, जिसमें 6 बीजेपी और सहयोगी दल के हैं, कुल 121 जांच के दायरे में है ईडी की। ये एनडीए की हम शासनकाल की कार्रवाई आपको बता रहे हैं। 115 विपक्षी नेता, 6 बीजेपी या सहयोगी दलों के, दोनों को जोड़ लें तो 121। ये अंतर आप देख सकते हैं जो उनका आरोप है खुद का। और यूपीए में क्या हुआ था, 14 विपक्षी, ये 2004 से 2014 के दौरान 14 विपक्षी नेता, 12 इसमें कांग्रेस और सहयोगी दल के थे, तो दोनों को मिला ले तो ये 26 हो जाते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ये जो विपक्षी दलों का आरोप है वो यही तो कह रहे हैं, खासकर कांग्रेस का क्या आरोप है, वो यही तो कह रही है 95% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर हुई है 2014 से अभी तक, जबकि जब यूपीए था तब 54% कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर थी, यानी कमोबेश लगभग बराबर ही था। तो अचानक से ये क्या हो गया शिवम त्यागी कि जब आपकी सरकार आई तो सारे विपक्षी नेता भ्रष्ट हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शिवम त्यागी एक मिनट रुकिए, शिवम त्यागी ऐसा था जी। शिवम त्यागी आप बोलिए, तौसीफ आपके पास आऊंगा अभी। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं करती है कि कांग्रेस के समय में अगर इतना हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय में इतना होना चाहिए। कांग्रेस का साफ है जी, इनका मामला साफ था कि खाओ और खाने दो, आपको जितना घोटाला करना है करते रहिए और उसके बाद आकर जो भी कट मनी आपने देनी है आप दीजिए और उसके बाद घोटाले करते रहिए। और ये जितने भी घोटाले हैं 2G और ये सब सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई थी, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुए। जब एक सीएजी की रिपोर्ट बाहर आई, इसमें कितनों को आपने सजा तक पहुंचा दिया? अगर आपने कोई यहां पर बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया शिवम त्यागी, तो कितने नेता हैं जिनको आपने सजा तक पहुंचा दिया इसमें से? ये भी आंकड़ा देश को दीजिए ना। बिल्कुल देंगे, लेकिन आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सजा पहुंचाती है या जेल पहुंचाती है? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार, आप सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, सरकार ईडी की कार्रवाई यहां पर कर रही है, ईडी सरकारी एजेंसी है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आपकी एजेंसी ने कितने लोगों को कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचाया। बिल्कुल कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस है और इस देश में न्यायपालिका है जिसका काम इस देश में लोगों को सजा देना है। यहाँ कोई सोनिया जी एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं चल रहा है, ये उसका काम है पूरी तरीके से कोर्ट का। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, लालू जी पर 1996, 1997 में केसेस हुए, उसके बाद आते आते हम 2014 के आसपास पहुंचे, तब जाकर उनको सजा हुई। आप कह रहे हैं मैं बैलेंसिंग एक्ट करने वाली पार्टी से नहीं हूं, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दर्शकों को, क्लैरिटी के लिए एक डेटा दे दीजिए, जितने नेताओं पर कार्रवाई हुई उसमें से कितने नेताओं को सजा हुई? मैं फिर से वही कह रहा हूं, यहां पर अगर कोई कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन करता तो वो जरूर बताते कि किस केस का कहां पर इस समय क्या चल रहा है। लेकिन ज्यादातर नेता अगर बेल का प्रावधान जो है उसका एंजॉय कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं, तो मैं कहता हूं तेरा है दुरुस्त है, लेकिन इतना तय है कि इस देश की न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। हमारा काम है कि जिस तरीके से एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करे, काम करने के बाद जितने भी एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में पहुंचाए, कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट उस पर फैसला करे, चाहे नेता किसी भी पार्टी का हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, लेकिन जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट ही करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर तय है। अच्छा, मेरे पास एक ग्राफिकल रिपोर्ट है, लेकिन एक सवाल और बता दीजिए, तो नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अगर बीजेपी में आ जाएगा और उस पर कोई आरोप है तो वो आरोप चलते रहेंगे, उस पर आप लोग उसी मजबूती से आप लोग सवाल उठाएंगे जिस मजबूती से जब तक वो विपक्ष में था तब सवाल उठाते थे? मुझे लगता है किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। मामला साफ है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास भी उसके लिए कुछ, उसके खिलाफ कुछ एविडेंस है, इस देश में कोर्ट है। बेशक राहुल गांधी विदेश में जाकर जरूर कहते हो कि इस देश में कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र सब खतरे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं मानती है, नहीं मानती। आज भी स्वतंत्र तो तौसीफ आप लोग झूठ बोल रहे हैं। होल्ड ऑन, तौसीफ आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये जो वॉशिंग मशीन और तमाम तरह के जो आप लोग उपमाएं देते हैं, ये आप लोग झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है बीजेपी में। ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि कितने नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं और किस पार्टी के कितने नेता हैं, ये आपको और दिखा देता हूं मैं, आप समझिए, फिर तौसीफ के पास जाऊंगा। देखिए 24 यहां पर कांग्रेस के 24 हैं, एनसीपी के 11 हैं, डीएमके के 6 हैं, आरजेडी के 5 हैं, समाजवादी पार्टी के 5 हैं, आम आदमी पार्टी के 3, वाईएसआरसीपी के 3, बीजेपी प्लस 6, टीएमसी 19, शिवसेना 8, बीजेडी
6, बीएसपी 5, टीडीपी 5, आईएनएलडी 3। ये आप देख सकते हैं, ये तमाम पार्टियां जिनके कितने नेताओं पर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये पूरा नंबर जो यहां पर कांग्रेस ने दिया है वो आपके सामने है। तौसीफ, अब बताइए, यहां तो बीजेपी के नेताओं पर भी कार्रवाई चल रही है और वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है बीजेपी में भ्रष्टाचार के लिए, और आप वॉशिंग मशीन कहने लगते हैं। गौरव भाई, एक तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैं बहुत एहसान मानता हूं कि आपने ये जो तर्क है वो दिखा दिया, एक स्टैटिस्टिक बता दिया और ये पब्लिक को आज ये देख तो गया कांग्रेस का आरोप कि 2014 से पहले हमारा रिसर्च नहीं है, कांग्रेस का ठीक है, आपका रिसर्च नहीं है, मगर फिर भी आपने पर्दे में डाला, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज ये मीडिया में ये भी कोई नहीं डालता है पर्दे में। और आप देखिए, टीएमसी का 19 नंबर है और कांग्रेस का 26। तो आपको सर ये भी समझना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष में अभी अगर इंडिया में अगर कोई बीजेपी को नाक तले अगर चना चबवा रहा है तो एक टीएमसी है और कांग्रेस है। तो ऑब्वियसली ये तो नंबर्स आएंगे ही। मगर त्यागी साहब की एक बात मैं पूछ रहा था, जब उनके ऊपर अटैक आया तो वो चले गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे आदेश आएगा और वहां पर नियम का पालन होगा। मगर जब बात किसी और के ऊपर आती है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, चोर बोल दिया जाता है, मर्डर बोल दिया, रेप, पर उनके ऊपर जब बात आती है तो कोर्ट और हाई कोर्ट की बात आती है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी जब आरोप लगी थी तो मीडिया ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर फिर भी आरोप लगी थी, आरोप हट गई थी। बंगाल यूनिट के अनुपम हाजरा, वो कल अपने बयान में, मैं आपको शेयर करने को तैयार हूं सर, मैं ट्वीट कर दूंगा, कल अपने बयान में उन्होंने ये कह दिया कि जिसको अगर ईडी से कोई तकलीफ हो रही है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकता है, सारे मामले धुल जाएंगे। अनुपम हाजरा बीजेपी के कैंडिडेट थे और बीजेपी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी भी हैं, उनके मुंह से अगर ये शब्द निकलता है तो ये काफी कॉमेडी सर्कस वाली बात है। घनश्याम तिवारी, तो फिर ये भी तो तर्क है यहां पर कि अगर कुछ गलत नहीं है तो आप इतना परेशान क्यों होते हैं? ये तर्क तो दिया जाता है ना कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका अगर नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? फोन छोड़ने दीजिए, आप कोर्ट से आपको आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। पॉलिटिकल वेंडेटा क्यों कहते हैं आप इसको? देखिए, इस देश में सरकार का काम है परेशान करना, चाहे वो जो लोकतंत्र की आवाज उठाए उसे परेशान करो या जो आम आदमी है उसे परेशान करो। बिजली की दर बढ़ाओ, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाओ, गैस के दाम बढ़ाओ, लगातार झूठ बोलो, उसके आसपास दंगे की भाषा का इस्तेमाल करो, नफरत फैलाओ। तो इस सरकार ने जिस ठेका ले रखा है देश को परेशान करने का, जो सवाल अभी आपने पूछा था, ये अक्टूबर 25, 2021 का बयान है, जिसमें बीजेपी के एमपी संजय पाटिल कहते हैं कि ईडी कभी मेरे पीछे नहीं आएगा क्योंकि मैं बीजेपी का एमपी हूँ। इतना ही नहीं, जितने नेताओं को प्रधानमंत्री स्वयं अलग अलग मंचों से कहते हैं कि ये नेता करप्ट हैं, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। उसे भी छोड़िए, इस देश में आप जानते हैं कि कितने सिटिंग वर्तमान विधायक हैं और सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 से अधिक वर्तमान सांसद और विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है और उसमें से कई सारे संगीन मुकदमे हैं। ऐसे में जो आपने लिस्ट दिखाई कि ईडी के लिए केवल 5-6 ही ऐसे नेता मिले, जहां उनकी अपनी एफिडेविट में लिखा हुआ है कि 450 ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है एक से बढ़कर एक, लेकिन ईडी ने उसमें से 6 लोगों को चुना। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है इस समय डरा हुआ है और उस डर में उस कोशिश कर रहा है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं, इस बारे में आप पहले भी इस बारे में अपनी बात रख चुके हैं। मैं कुछ और ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। देखिए, भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप चाहे जितने लगते रहे हो, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो तो सीन से बाहर हो जाता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको एक तरफ घोटाला तो वही दूसरी तरफ अंजाम दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। विजय माल्या जिस पर 9,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है वो फरार है और अभी तक देश नहीं आ सका है। नीरव मोदी जिसके ऊपर 11,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप है ये भी फरार है। देश के सबसे बड़े घोटाले 2G घोटाला में 1,76,000 करोड़ की अनियमितता के आरोप लगाए गए, लेकिन उसमें से जितने लोगों पे आरोप लगे थे वो बरी हैं। 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला जिसकी जांच अभी भी जारी है। कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ रुपए का जिसमें सजा हुई। बोफोर्स 64 करोड़ रुपए का घोटाला लेकिन मुख्य आरोपी को सजा नहीं हुई। व्यापम माइन MP परीक्षा घोटाला जिसकी जांच अभी भी जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाला हरियाणा जिसमें सजा हुई। उत्तर प्रदेश का ताज कॉरिडोर घोटाला जिसकी जांच अभी भी जारी है। बिहार झारखंड का चारा घोटाला जिसमें लालू यादव को सजा हुई। तो यहां पर ये जो अधिकतर ऐसे मामले हैं जिसमें सजा नहीं हुई है, और यही मैं सवाल पूछ रहा था शिवम त्यागी कि यहां
आप लोग कार्रवाई कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है, लेकिन आपके सामने इस पैनल में भी, और ये सवाल आप पर पहले भी उठता है कि इतने लाख हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोपी फरार हैं और आपकी पार्टी अभी तक उनको यहां, या आपकी सरकार अभी तक उनको नहीं ला पाई। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि सबसे पहले मैं जो कहा गया टीएमसी की तरफ से कि देखिए जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करता है उसी पर इस तरह के केसेस आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए अगर मंत्रियों के पास 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे तो जाहिर है फिर आपको उस पर जवाब तो देना पड़ेगा। शिवम त्यागी तो नहीं देंगे, आपकी पार्टी के मंत्री के यहां पर निकले हैं तो जाहिर है जवाब दीजिए प्लीज। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं इस पर कि बात यहां बड़ी क्लियर है कि अगर आप घोटाले करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस पर जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि मेरी पार्टी वो पार्टी है मित्र जहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर घोटालों का आरोप लगता है ना तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। दिलवा दीजिए अभिषेक जी से इस्तीफा, अगर दिलवा सकते हैं तो कहिए ना एक बार उनसे, आए जरा नीतिगत राजनीति करें, दे। हमने दिया ना, आडवाणी जी ने दिया, जब उन पर लगा हवाला कांड में उन पर आरोप लगे उन्होंने कहा ठीक है मैं पद से इस्तीफा देता हूं, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है नहीं आऊंगा दोबारा से। वो नहीं आए, जब क्लियर हो गया सब कुछ हुआ तो वो आडवाणी जी को आप लोग बैठने नहीं देते हैं प्रोग्राम में। आपने नहीं सर, आपने मोदी गवर्नमेंट में आडवाणी जी है क्या? चीज बताइए ना। अरे वो तो अटल बिहारी गवर्नमेंट में थे सर, आपने आडवाणी जी को तो पानी पिलाना छोड़ा दिया, पीछे जाके बैठा दिया आपने। आप गौरव जी आप इनको रोकेंगे क्या? नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मोदी गवर्नमेंट में कोई ऐसा नाम खत्म हो चुका है।